So let's solve this problem of chapter 7 related to सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और हमने इसमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि इन द अमोनिया मॉलिक्यूल द 3 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। The distance between centers of atoms being 16.28 multiplied by 10 raised to power minus 11 meters, so that the center of the triangle is 9.40 multiplied by 10 raised to power minus 11 meter from each hydrogen atom. The nitrogen atom is at apex of the pyramid. The 3 hydrogens constituting the base, the nitrogen-hydrogen distance is 10.14 multiplied by 10 raised to power minus 11 meters, and the nitrogen-hydrogen atomic mass ratio is 13.9. Locate the center of mass relative to the nitrogen atom. तो प्रॉब्लम हमें ये कह रहा है कि ये हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल की डायग्राम है कि उनकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूलर वो इस तरह की होती है, जिसमें हमारे पास ये जो 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये इस पिरामिड की बेस बनाते हैं। और ये बेस इस तरह बनाते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है ये दरअसल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, विच मीन्स कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है ये इस ट्राइंगल जो 3 हाइड्रोजन एटम बनाते हैं बिल्कुल उसके सेंटर के ऊपर मौजूद है, और ये जहाँ पे उन्होंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है ये इस ट्राइंगल का सेंटर है। हमें डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, यानी ये जो डिस्टेंस है किसी भी हाइड्रोजन एटम से इस एक्स ये क्रॉस साइन तक का वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। और उसके बाद हमें ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो दरमियानी डिस्टेंस है ये भी दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें आप इस अमोनिया की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, और इस तरह के आपने ये मालूम करना है नाइट्रोजन एटम से कि नाइट्रोजन एटम से ये कितने फासले पे है। तो हमने ये सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। हमारे पास 4 टोटल एटम हैं और ये जो पिरामिड हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हल करने का ऑफ कोर्स हमारे पास तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, पहले ये जो इसकी बेस में 3 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं इनका हम सेंटर ऑफ मास मालूम करते हैं। और चूँकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये जो बेस है यानी जहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। मतलब है कि अगर हम इनकी डायग्राम को ड्रा करें, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करने की कोशिश करें, तो लेट मी ट्राई टू मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हेयर। तो हमारे पास ये उसकी एक साइड होगी, ये उस ट्राइंगल की दूसरी साइड होगी और ये उस ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी। और चूँकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो सेम हैं, उनके डिस्टेंसेस सेम हैं, और इनके दरमियान में हमारे पास ये क्रॉस है जहाँ पे टॉप के ऊपर अगर आप इससे अब ऊपर देखें पेज की ऊपर की डायरेक्शन में मूव करें, यानी जेड एक्सिस के अलावा अगर आप मूव करते हैं तो आपको ऊपर अमोनिया वाली जो नाइट्रोजन एटम है वो मिलेगा। और हमें ये वाला फासला दिया हुआ है जो किसी भी हाइड्रोजन एटम के दरमियान। लेट मी मेक हाइड्रोजन एटम्स हेयर। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है और तीसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे है। और किसी भी हाइड्रोजन एटम का ये जो सेंट्रल क्रॉस से डिस्टेंस है ये वाला फासला ये भी हमें दिया हुआ है, और ये फासला जो है इसको उन्होंने दिया हुआ है 9.40 मल्टीप्लाइड बाई 9.40 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ की पावर माइनस 11 मीटर, ये फासला है। अब अगर हम यूं करें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि हम इन 3 हाइड्रोजन एटम्स का सेंटर ऑफ मास पहले कैलकुलेट करें, तो आप इस ट्राइंगल से देख सकते हैं चूँकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि जो 3 हाइड्रोजन एटम्स का सेंटर ऑफ मास है वो इस जगह पे लाई करना चाहिए जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, और ये फासला भी उन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम यूँ अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, यानी उनकी मास जो है वो अब 3 टाइम्स mh है और वो इस जगह पे मौजूद हैं। और अब हम इस जगह के रिलेटिव हाइड्रोजन देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम जो है वो कहाँ पे लाई करता है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको अगर हम a कह लें, डिफ़ाइन कर लें, तो हमारे पास ये जो 9.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर डिस्टेंस आया है ये है हमारे पास अब
सेंटर से, यानी जहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स का सेंटर ऑफ मास लाई करता है, उधर से लेके किसी एक हाइड्रोजन एटम तक का डिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अब मैं इस क्रॉस के निशान को यहाँ नीचे ड्रॉ करने लगा हूँ कि ये हमारे पास था ये क्रॉस का निशान, और इस क्रॉस के निशान से अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम मौजूद है। और मैं अब नाइट्रोजन एटम का जो कलर है वो चेंज करके ये वाला करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये एक नाइट्रोजन एटम मौजूद है। तो ये हमारे पास है नाइट्रोजन, और ये जहाँ पे येलो क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे अब यूँ कहें कि जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो हमने ये देखना है कि अमोनिया मालिक्यूल का सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास और नाइट्रोजन एटम का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस सीधी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा इधर हम, और ये फासला हम कैलकुलेट करेंगे, इट लाइज समवेयर हेयर। सही हो गया। अब हमारे पास हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये वाला टोटल डिस्टेंस जो है मालूम हो, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सेंटर ऑफ मास के दरमियान में है। ये हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमें एक और डिस्टेंस दिया हुआ है, और वो डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस है कि ये जहाँ पे क्रॉस का निशान है, जहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स का सेंटर ऑफ मास लाई करता है, इधर से इतने फासले पर जहाँ पे कोई भी आप एक हाइड्रोजन एटम लें, तो ये हमारे पास कोई एक हाइड्रोजन एटम है, और हमें ये फासला दिया हुआ है, ये वाला जो फासला है, और ये फासला वो है जिसको मैंने ऊपर ए डिफ़ाइन किया है, जो इक्वल है 9.4 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। और हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है, और वो डिस्टेंस है यहाँ पे ये वाला, द नाइट्रोजन हाइड्रोजन डिस्टेंस इज़ 10.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर। और इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस बनेगा वो हम इस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मैं इस डिस्टेंस को बी से ज़ाहिर करूँ, लेट मी कॉल इट बी, तो हमारे पास ये बी जो है ये दिया हुआ है 10.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, तो फ़र्ज़ करें कि हम इस डिस्टेंस को सी डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो सी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा हमारे पास सी आ गया तो फिर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना आसान है। तो हम यहाँ से सी कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे ये सिंपली हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसमें जो सी है हमारे पास वो इक्वल आना चाहिए b² माइनस a² होल स्क्वायर रूट। और b और a की वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो c की वैल्यू है वो आती है 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर। तो एक दफ़ा अब हमारे पास c आ गया, यानी ये वाला डिस्टेंस आ गया। तो चूँकि ये डिस्टेंस जो है ये हाइड्रोजन एटम्स के सेंटर ऑफ मास और नाइट्रोजन एटम के दरमियान का डिस्टेंस है, तो हम इस डिस्टेंस को यूज़ करते हुए अब इस अमोनिया मालिक्यूल का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम यूँ फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो नाइट्रोजन एटम के ऊपर लाई करता है, यानी हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, लेट मी यूज़ दिस कलर फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम के इस तरह कि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सही है, तो ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो आप देखें कि अमोनिया मालिक्यूल जो है वो ओरिजिन के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अब हम अगर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा सेंटर ऑफ मास बनेगा, अब ये वाई सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसको हम कहते हैं वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल्स m1 y1 चूँकि y सेंटर ऑफ मास है, प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सही है। और आप m1 को यूँ कहें कि ये हाइड्रोजन एटम्स हैं और जो y1 है वो हमारे पास नाइट्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम की जो मास है वो 3 टाइम्स mh है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये वाला, अब हमने इसको देखा है कि ये हाइड्रोजन एटम्स का सेंटर ऑफ मास था, और सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि पूरे के पूरे जो नंबर ऑफ़ एटम्स है उनकी मास उसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है, और इसलिए 3 हाइड्रोजन एटम्स की मास जो है वो 3 टाइम्स mh हो गई है। सही है। और अब हमने इसका डिस्टेंस देखना है कि इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन से। और आप देख सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये चूँकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास बनेगा
जो हमने कैलकुलेट किया है, और हमने उसको कितना कैलकुलेट किया है, ये रहा कैलकुलेशन उसकी, और ये वाली वैल्यू 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 मीटर। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3mh मल्टीप्लाइड बाई 3.8 इंटू 10⁻⁻11 मीटर ये आ गया, प्लस m2 y2, और चूँकि हमारे पास जो y2 है वो नाइट्रोजन एटम का डिस्टेंस है, और नाइट्रोजन एटम ही तो हमारे पास ओरिजिन पे मौजूद है, तो इसका डिस्टेंस 0 हुआ तो दूसरी टर्म हमारे पास गायब हो जाएगी, डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा m1 जो कि हाइड्रोजन था, प्लस m2 जो कि नाइट्रोजन था। सही है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमें सिर्फ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की मैसेज चाहिए, और अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पे ये रेशियो हमें दी हुई है, ये वाली डेटा, एंड द नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटॉमिक मास रेशियो इज़ 13.9, विच मीन्स के मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 13.9। तो हम यहाँ से यूँ कर सकते हैं, पहले लेट मी एक्चुअली राइट इट। सो हमारे पास mn डिवाइडेड बाई mh ये है 13.9, ठीक है। चूँकि ये रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज़ की, तो इसके यूनिट्स नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस तरह लिखते हैं कि ये रेशियो की फॉर्म में आ जाए। तो जब हम इस इक्वेशन को रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगी 3 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 मीटर्स होल डिवाइड बाई, अगर मैं mh कॉमन ले लूँ डिनोमिनेटर में से, तो ये बन जाएगा अब 1 प्लस m नाइट्रोजन डिवाइड बाई m हाइड्रोजन। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो mh है ये इस mh से कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास ये जो mn डिवाइड बाई mh है ये सिंपली दी हुई है 13.9 है। तो हम ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y सेंटर ऑफ मास आएगा 3 टाइम्स 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 मीटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13.9 जो 14.9 बनेगा, और यहाँ से आप y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 6.45 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 मीटर, 6.45 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आई है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, और वो पॉइंट्स ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन किया था उसमें मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस को डाउनवर्ड लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि नाइट्रोजन एटम जो है वो ओरिजिन पे मौजूद है, तो अब नाइट्रोजन एटम से नीचे इतना फासला अगर आप चलें तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मौजूद है, ठीक है। ये याद रखें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कैसे डिफ़ाइन किया है। तो ये नाइट्रोजन एटम से नीचे मौजूद है, विच मीन्स कि जो लाइन नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करती है ये उस लाइन के ऊपर मौजूद है। और कितना डिस्टेंस नीचे मौजूद है, ये डिस्टेंस उसका नाइट्रोजन एटम से है कि जब आप नाइट्रोजन एटम से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो 6.45 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 मीटर फासला नीचे मूव करने के बाद आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर पहुँचेंगे इस अमोनिया मालिक्यूल का। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वीडियो में यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने लगा हूँ, और ये हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, यानी ये एक कंप्लीट रिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर ये कंप्लीट रिंग होता इस तरह तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और वो प्रीटी बोरिंग होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सिस्टम में सिमेट्री पाई जाती है तो अमूमी तौर पे उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो उनके ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर लाई करता है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट रिंग ले लूँ, लाइक इस तरह कंसीडर कर लूँ, तो आप देख लें कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा, और हमारे लिए कोई कैलकुलेशन करने वाली बचेगी ही नहीं। तो अगर हम इसको सेमी सर्कुलर रिंग बना दें जैसे ये इस तस्वीर में ये वाला दिखाया गया है, तो अब आप देखें कि अगर ये पूरा का पूरा रिंग होता तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन के ऊपर लाई करता, लेकिन हमने इसको काट के ये जो नीचे वाले हिस्से की मास थी वो रिमूव कर दी है। तो इसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो अब ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा और इधर कहीं होगा वाई एक्सेस के ऊपर। और मैं अगेन इसको कह रहा हूँ कि ये वाई एक्सेस के ऊपर होगा, तो यहाँ पे हमें आर्गूमेंट ये भी चाहिए कि ये एक्स एक्सेस के ऊपर क्यों नहीं होगा, यानी एक्स सेंटर ऑफ मास क्यों 0 होगा। तो आल्दो हमने इसको सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया है, लेकिन हम देखें तो ये स्टिल सिमेट्रिक है अराउंड वाई एक्सेस, यानी जितनी मास और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन
वाई एक्सेस की राइट पे है उतनी ही मैस और उसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सेस के लेफ़्ट के ऊपर भी है। तो इसका मतलब है इसका एक्स सेंटर ऑफ मैस जो है वो स्टिल हमारे पास 0 के ऊपर होगा, लेकिन ये वाई सेंटर ऑफ मैस जो है ये वाई एक्सेस के ऊपर कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू लेगा और हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो है वाई सेंटर ऑफ मैस, और हमने वाई सेंटर ऑफ मैस का फार्मूला लिखा था, इट्स 1 डिवाइड बाई टोटल मैस ऑफ द सिस्टम इंटीग्रल वाई टाइम्स डी एम। सही है। और डी एम हमें ये याद कराता है कि हमने कोई स्मॉल मैस एलिमेंट लेना है इस रिंग का। सो हियर इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो हम यहाँ पे इस रिंग के ऊपर कोई स्मॉल मैस एलिमेंट लेते हैं। लेट मी चूज़ दिस स्मॉल मैस एलिमेंट। और हम चूँकि रिंग की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इस रिंग की सिर्फ लेंथ है, इसकी कोई विड्थ नहीं है। सही है। तो मैं स्मॉल मैस एलिमेंट यहाँ पे ये कंसीडर करता हूँ और इसको मैं इस तरह ओरिजिन से कनेक्ट कर सकता हूँ। सही है। और अगर ये इसका जहाँ पे ये रेडियस लाई करता है, ये वाला फासला जो है ये ओरिजिन से अगर हम फाई डिफ़ाइन करें तो ये वाला स्मॉल एंगल जो मैस एलिमेंट के दरमियान में बनेगा, ये वाला एंगल ये हमारे पास क्या होगा, डी फाई होगा। इसी तरह ये मैस एलिमेंट जो है, जो ये वाला अब स्मॉल पोर्शन है मैस एलिमेंट का जो मैंने रिंग के ऊपर लिया है, उसका जो वर्टिकल एक्सिस से फासला बनेगा वो ये वाला फासला बनेगा। सही है, वाई। और इसको आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, चूँकि ये एक ट्राइंगल बना रही है तो ये हमारे पास होगा y इक्वल्स आर साइन फाई। सही है। तो ये फासले हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। अब मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जब हम स्मॉल मैस एलिमेंट लेते हैं तो उसको कैसे रिलेट करते हैं, लीनियर मैस डेंसिटी, सरफेस मैस डेंसिटी या फिर वॉल्यूम मैस डेंसिटी। चूँकि हमारे पास यहाँ पे ये सिर्फ लेंथ एलिमेंट है, यानी रिंग जो है उसकी हम थिकनेस नहीं कंसीडर कर रहे या विड्थ नहीं कंसीडर कर रहे, सिर्फ लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी हमें कंसीडर करने की ज़रूरत है वो लीनियर मैस डेंसिटी है, यानी लैम्डा हम लेंगे। और लैम्डा को हमने डिफ़ाइन किया था कि ये क्या होता है, डी एम डिवाइड बाई डी एल, लेंथ उस मैस एलिमेंट की। और यहाँ से हमारे पास जो मैस एलिमेंट है यानी जो डी एम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा डी एल। और डी एल अब हमने देखना है कि ये क्या बनता है। और अगर आप देखें तो हमारे पास ये मैस एलिमेंट की जो लेंथ है ये हमारे पास डी एल है। और अगर आप डी एल को देखें तो इस स्मॉल ट्राइंगल में ये वाली जो ट्राइंगल है जो मैंने कंसीडर की है इस लेंथ एलिमेंट की लेंथ को कंसीडर करने के लिए, इसमें जो डी एल है वो सिंपली आर्क बन रही है, जिसके आर्क बन रही है और उस आर्क का रेडियस जो है वो आर है और एंगल जो है वो ये स्मॉल एंगल डी फाई है। तो हमारे पास जो एस इक्वल्स आर थीटा होता है वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एल किसके इक्वल आ जाएगा, आर टाइम्स डी फाई के। सही है। तो अब हमने डी एल की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो अब हमारे पास जो डी एम बनेगा वो बनेगा लैम्डा टाइम्स आर डी फाई। तो अब हमने डी एम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और डी एम एक दफ़ा हमारे पास आ गया तो इसको हम वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला था, और सेंटर ऑफ मैस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो वाई सेंटर ऑफ मैस बनेगा वो होगा 1 डिवाइड बाई टोटल मैस ऑफ द सिस्टम इंटीग्रल y। और y को आप देखें ये वो फासला है जहाँ पे y एक्सिस के अलांग हमारा मैस एलिमेंट लाई करता है, और वो वाला फासला ये फासला है जिसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ये है r साइन फाई। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास r टाइम्स साइन फाई, और dm की हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा r d फाई। सही है। यहाँ पे r जो है ये रेडियस है, इस किसका रेडियस है, उस रिंग का रेडियस है, और ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास r जो है वो बाहर आ जाएगा और हमारे पास लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा आर स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई m। और हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो किसके ऊपर है, फाई के ऊपर है, साइन फाई डी फाई। और अब हमने चेक करनी है इंटीग्रेशन की लिमिट्स के इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है हमारे पास। तो लिमिट्स हम आसानी से चेक कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ से 0 से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है फाई और किधर तक जाता है, पाई तक। जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएंगी वो 0 अप टू पाई आएंगी, और यहाँ पे इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनता है लैम्डा आर स्क्वेयर डिवाइड बाई टोटल मैस ऑफ द रिंग इनटू साइन का इंटीग्रल माइनस कोसाइन होता है तो ये बनेगा माइनस कोसाइन फाई
और इसकी जो लिमिट्स आएंगी वो 0 से पाई तक आएंगी। तो इसको एक स्टेप में और हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, माइनस हम बाहर लेते हैं, लैम्डा आर स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू, अब कोसाइन के अंदर हमने लिमिट्स पुट करनी है तो ये बनेगा कोसाइन ऑफ पाई माइनस कोसाइन ऑफ 0 डिग्रीज। तो कोसाइन ऑफ पाई जो है वो होता है -1, तो ये बनेगा माइनस लैम्डा आर स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और कोसाइन ऑफ पाई -1 होता है माइनस कोसाइन ऑफ 0 1 होता है, तो ये -2 बनेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस लैम्डा आर स्क्वायर्ड डिवाइड बाई m इंटू -2, और यहाँ से हमारे पास जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो आ जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर्ड 2 लैम्डा आर स्क्वायर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाई m। सही है। और मैंने जब आपको वीडियो लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि चूँकि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लेंथ है जो सेंटर ऑफ मास है, वो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वो लेंथ है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी लेंथ आनी चाहिए, विच सिंपली मींस कि जो लीनियर मास डेंसिटी है उसको आप दोबारा उसकी डेफिनेशन पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में जो हमने फाइनल फॉर्म ड्राइव की है। और चूँकि हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी जो है वो, लेट मी चेंज द कलर, तो लीनियर मास डेंसिटी जो है वो होती है हमारे पास मास डिवाइड बाई लेंथ टोटल। तो हमारे पास जो मास है इस पूरे रिंग की वो कैपिटल M है, और जो लेंथ है रिंग की, अगर आप देखें अगर ये पूरा रिंग होता तो उसकी लेंथ हमारे पास क्या होती है, उसके सरकमफेरेंस के बराबर होती है जो 2πr है। सही है। तो इस केस में ये हाफ लेंथ है तो उसकी हाफ रिंग है तो उसकी लेंथ भी हाफ हो जाएगी, यानी 2πr डिवाइड बाई 2। तो इसकी लेंथ जो बनेगी वो पाई टाइम्स r बनेगी। तो इस हाफ रिंग की यानी सेमी सर्कुलर रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या बनती है, पाई r। तो हम लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो y सेंटर ऑफ मास है वो बन जाएगा 2, और लैम्डा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है तो इसको मैं लिखता हूँ 2r² डिवाइड बाई m टाइम्स कैपिटल M डिवाइड बाई पाई r जो लैम्डा की वैल्यू है। और यहाँ से हम देखें तो हमारे पास जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनमें हमारे पास मास है, एक r भी कैंसिल हो रहा है, तो जो हमारे पास y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी वो आएगी 2r डिवाइड बाई पाई। तो हमारे पास ये वैल्यू आती है y सेंटर ऑफ मास की। अब ये y सेंटर ऑफ मास जो है ये किस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, ये हम ऊपर जाके डायग्राम में देखते हैं। तो ये पॉइंट जो है कहीं पे इधर होगा, सही है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये किसके इक्वल होगा, 2π डिवाइड बाई r के। तो ये हमारे पास वो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई व्हेन मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। एक और बात यहाँ पे जो जनरलाइजेशन है वो ये है कि ये सेमी सर्कुलर है, ये किसी भी शेप का रिंग हो सकता है, सिर्फ डिपेंड करेगा आप इसकी शेप चेंज करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज होगी। क्योंकि अगर ये पूरा रिंग होता यानी कंप्लीट रिंग होता तो फिर हमारे पास क्या बनता, इसकी लिमिट्स 0 to 2π बनती। अब ये हाफ रिंग है यानी सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो बनी है 0 to π। अगर मैं इधर तक कर दूं यानी ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये वाला रिंग है, तो फिर इसकी लिमिट क्या बन जाती है 0 to π/2। और अगर मैं इसको इधर काट देता जैसे पिज़्ज़ा की स्लाइस होती है तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाता, जितना भी एंगल बनाती पिज़्ज़ा की स्लाइस हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स वो पुट कर देते और हमारे पास उसका सेंटर ऑफ मास आ जाता। सो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप इसको ट्राई करें मुख्तलिफ शेप का रिंग लेके। और मैं अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा वो होगा, हम इसी प्रॉब्लम को 2 डायमेंशन पे एक्सटेंड करेंगे, यानी हम सेमी सर्कुलर डिस्क लेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट मैं जो चीज़ कैलकुलेट करना चाहता हूँ वो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क है, और मैंने उस डिस्क को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। ये जो डिस्क मैंने यहाँ पे बनाई है और उसके अंदर लाइंस लगाई हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास बाकायदा एक डिस्क है, जैसे हमारे पास कोई प्लेट होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो डिस्क की शेप का होता है, और वो ऑफ कोर्स अंदर से फिल्ड होता है। अगेन हम सिमेट्री आर्गूमेंट लेके ये कह सकते हैं कि जो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 होगा, और वो आप बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि ये डिस्क जो है ये सिमेट्रिकल है अराउंड वाई एक्सिस, यानी जितनी मास इसकी वाई एक्सिस के राइट के ऊपर है उतनी ही मास इसकी वाई एक्सिस के लेफ़्ट के ऊपर भी मौजूद है। और यूँ इसका जो एक्स सेंटर ऑफ मास है
वो ज़ीरो आएगा। लेकिन वाई सेंटर ऑफ मैस जो है वो इसका नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि वाई सेंटर ऑफ मैस ज़ीरो होता अगर हमारे पास टोटल मैस अराउंड एक्स एक्सिस ज़ीरो होती, यानी जितनी मैस एक्स एक्सिस के ऊपर होती उतनी ही मैस एक्स एक्सिस के नीचे भी होती, तो इसका वाई सेंटर ऑफ मैस भी ज़ीरो होता। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानिब जो मैस है वो नॉन ज़ीरो है, और एक्स एक्सिस से नीचे यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की जानिब जो मैस है वो ज़ीरो है, विच सिंपली मीन्स कि अब इस ऑब्जेक्ट का यानी इस सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मैस है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर मुंतकिल हो गया है, ये वाली जगह। सही है। और इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड करते हैं, और मैं उसको एक रिंग में यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ ताकि मैं उसको बुनियाद बना के अपनी कैलकुलेशंस कर सकूँ। सो लेट्स ड्रा अ रिंग अगेन हियर, लेट्स सी इफ आई एम एबल टू ड्रा इट। Okay, it's not precisely a ring. Let me try to make it look like a ring, and we can do that by drawing a circle and then erasing half of it. So okay, this is a ring now and I can erase the lower half, और अब हमारे पास ये एक रिंग बन गया है। ठीक है, तो इस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये रिंग जो है इसको अगर हम पूरी की पूरी डिस्क बनाना चाहते हैं तो इस जैसे बहुत सारे रिंग हमें क्या करने पड़ेंगे, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर ऐड करने पड़ेंगे, यानी बढ़ते हुए इंक्रीजिंग रेडियस के रिंग जो है हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्क आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपने वो प्रॉब्लम किया है जिसमें हमने सेंटर ऑफ मैस रिंग का कैलकुलेट किया था, जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कैलकुलेट किया है, तो उसमें आपको याद होगा हमने लीनियर मैस डेंसिटी ली थी, क्योंकि रिंग को हमने कहा था कि ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी सिर्फ लेंथ है। इस सिनेरियो में ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। सही है। और इसकी हमने क्या करनी है, सरफेस मैस डेंसिटी लेनी है, यानी इसकी जो मैस है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगेन हम काम ये करेंगे कि इस रिंग को पहले छोटी छोटी मैसेज में डिवाइड करेंगे। सो लेट मी ट्राई टू डू दैट विद अ कलर विच शुड बी विजिबल। लेट मी पिक येलो and okay, let me pick yellow color, let this be yellow। okay, तो हम इस रिंग को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, येलो विजिबल नहीं है, let me pick another color, let's choose this color। तो इस रिंग को अब हम क्या कर सकते हैं, इधर एक छोटी सी मैस में डिवाइड करते हैं, इस तरह बिल्कुल जिस तरह हमने एक रिंग के केस में किया था अपनी पिछली वीडियो में। अब ये रिंग जो है, ये जो एंगल बनाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, वो एंगल फाई है, और ये जो हमारे पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट है ये जो एंगल बनाएगा ये डी फाई हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारे पास क्या है, इसकी मैस जो है वो डी एम है, और इसकी लेंथ जो है वो डी एल है। लेकिन सिर्फ इसकी लेंथ डी एल नहीं है, हमारे पास इसकी कुछ न कुछ विड्थ भी है, और विड्थ चूँकि रेडियस के अलांग है तो उस विड्थ को हम डी आर कह लेते हैं। सही है। तो अब इस स्मॉल मैस एलिमेंट के लिए हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी, जिसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था, वो क्या बनेगी, डी एम डिवाइड बाई डी ए, और इस स्मॉल मैस एलिमेंट का हमने एरिया लेना है, तो वो अब हमारे पास क्या बनेगा, लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट जो उसकी लेंथ है मल्टीप्लाइड बाई उसकी थिकनेस जिसको हमने डी आर कहा है, तो ये अब बनेगा डी एम डिवाइड बाई डी एल मल्टीप्लाइड बाई डी आर। सही है। और डी एल को अगेन जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया लास्ट प्रॉब्लम में कि डी एल जो है वो आर्क लेंथ है, तो हमारे पास जो डी एल है वो क्या बन जाएगा, आर टाइम्स डी फाई, जो एस इक्वल्स आर थीटा वाला फार्मूला होता है आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, उसको यूज़ करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर हमने ये भी देखना है कि ये जो हमारे पास स्मॉल मैस एलिमेंट है ये वाई एक्सिस से कितने फासले के ऊपर है। तो अगर मैं इसका वाई एक्सिस से फासला दिखाऊं तो ये वाई एक्सिस से, लेट मी यूज़ वाइट कलर हेयर, तो ये वाई एक्सिस से इतने फासले पे मौजूद है, ये वाला फासला। लेट मी मेक इट डार्कर। ओके, तो ये जो वाइट है ये हमारे पास क्या है, इसका वाई एक्सिस से फासला, और आप देख लें कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसका हाइपोटेन्यूज जो है वो आर के बराबर है। सही है। तो जो वाई है हमारे पास वो बनेगा सिंपली आर ऑफ साइन ऑफ एंगल, और वो फाई है। तो अब हमारे पास वाई भी आ गया है, डी एल भी आ गया है, डी आर भी आ गया है, विच सिंपली मीन्स कि हमारे पास डी एम आ गया है। तो यहाँ से अगर मैं डी एम लिखता हूँ
तो वो हमारे पास बनेगा सिग्मा टाइम्स डी एल मल्टीप्लाइड बाई डी आर, और डी एल जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है आर डी फाई टाइम्स डी आर। तो अब अगर मैं वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करता हूँ तो वाई सेंटर ऑफ मास बनेगा 1 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इंटीग्रल ये होता है वाई टाइम्स डी एम। तो अब मैं ये वाई और डी एम की वैल्यूज़ जो कैलकुलेट की हैं वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई एम, और वाई जो है वो है मेरे पास आर ऑफ साइन फाई, और जो डी एम है उसको मैंने कैलकुलेट किया है सिग्मा आर डी फाई। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो फाई के ऊपर भी है और डी आर के ऊपर भी है, जो सिंपली हमें ये बता रहा है कि ये लेंथ एलिमेंट जो है, अगर हमने पूरी डिस्क को कंपनसेट करना है, यानी पूरी डिस्क के ऊपर इंटीग्रेट करना है, तो मुझे इस लेंथ एलिमेंट को यानी इस रिंग को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इस रिंग को फिर रेडियस के अलॉन्ग भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं पूरी डिस्क को कवर कर लूँगा, और ऑफ कोर्स ये हमारे पास 2 इंटीग्रल बनते। तो अब रेस्ट जो है वो सिंपली कैलकुलेशन है। तो वाई सेंटर ऑफ मास जो है ये बन जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इनटू इंटीग्रल। अब मेरे पास 2 इंटीग्रल हैं तो उनको मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ। जो आर का इंटीग्रल है वो बनेगा आर स्क्वायर डी आर, और चूँकि अगर मैं कहूँ कि जो डिस्क का रेडियस है वो कैपिटल आर है तो इसकी इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर तक होगी। और जो दूसरा इंटीग्रल मेरे पास बनेगा वो फाई के ऊपर है, तो और फाई जो है वो चूँकि 0 से पाई तक जा रहा है तो ये मेरे पास बनेगा साइन ऑफ फाई डी फाई। और अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना जिसमें फाई के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है, ये सिंपली रिंग वाला है, जो प्रॉब्लम हम इससे पहले कर चुके हैं। तो इट सिंपली मींस कि आप क्या करते हैं, रिंग वाले प्रॉब्लम को एक्सटेंड करके डिस्क बना सकते हैं, और एक दफ़ा आप डिस्क वाला प्रॉब्लम कर लें तो फिर आप उसको एक्सटेंड करके स्फीयर बना सकते हैं। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन है, उसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा सिग्मा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, और ये हमारे पास बनेगा आर क्यूब डिवाइड बाई 3, और इसकी इंटीग्रेशन है 0 से कैपिटल आर तक, और फिर मल्टीप्लाई होगा, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कोसाइन ऑफ फाई, और इसकी इंटीग्रेशन है 0 से पाई तक। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो ये बनेगा सिग्मा डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई 3, ये मेरे पास पहली इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट आया। और इस माइनस साइन को मैं बाहर लेके आता हूँ तो ये माइनस साइन आ जाएगा इधर, और ये कोसाइन जो है इसकी अब मैं लिमिट पुट करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा कोसाइन ऑफ पाई माइनस कोसाइन ऑफ 0, और कोसाइन ऑफ पाई जो है वो होता है -1, तो ये बनेगा माइनस सिग्मा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स एम, और कोसाइन ऑफ पाई जो है वो -1 होता है, कोसाइन ऑफ 0 जो है वो +1 होता है, तो ये -2 बनेगा, और -2 जो है ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2 सिग्मा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एम। तो ये हमारे पास वाई सेंटर ऑफ मास आ गया। और लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली जो सिग्मा है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और सिग्मा क्या होता है, टोटल मास ऑफ द डिस्क डिवाइड बाई टोटल एरिया ऑफ द डिस्क, यही सिग्मा होता है। और पूरी डिस्क का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और चूँकि ये हाफ डिस्क है तो ये क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जिसको आप लिख सकते हैं 2m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। आप अगर ये सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जो वाई सेंटर ऑफ मास बनेगा वो हमारे पास आएगा 2r क्यूब डिवाइड बाई 3m इंटू सिग्मा की वैल्यू जो है 2m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो अब देखें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनमें ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मास से कैंसिल हो जाएगी, और जो हमारे पास वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 टाइम्स आर डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो ये हमारे पास वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई फॉर द केस ऑफ डिस्क। और ये जो वैल्यू थी, ये मैंने कहा था कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो लेट्स से कि कहीं इधर लाई करता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, ये वाला डिस्टेंस ये आपका वाई सेंटर ऑफ मास है। तो इस केस में जो एक्स सेंटर ऑफ मास है वो 0 है, और वाई सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी वैल्यू है 4r डिवाइड बाई 3 पाई। तो दीज आर 2 क्लासिक एग्जांपल्स रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास, और ऑब्वियसली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ स्फीयर टू। सो
आई रेकमेंड कि आप सफ़ेयर को भी करने की कोशिश करें कि उसका ऑफ कोर्स अगर आप कंप्लीट सफ़ेयर लेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ओरिजिन के ऊपर होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर आप हेमी सफ़ेरिकल बाउल लेते हैं, यानी बिल्कुल इसी शेप का सफ़ेयर ले लेते हैं जिस शेप की ये मैंने डिस्क ली है, तो उस केस में जो उसका सेंटर ऑफ मास बनेगा वो ऑफ कोर्स उसके सेंटर के ऊपर नहीं होगा बल्कि कहीं ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर। लेकिन वो पॉजिटिव जिस तरफ आप लेते हैं उसी तरफ होगा पॉजिटिव वाई या पॉजिटिव जेड, जिस जैसे भी आप उसको डिफ़ाइन करते हैं अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को। एक लास्ट काम जाने से पहले मैं ये कर दूं कि मैं ज़रा इसको अरेज कर दूं, ये जो अंदर वाली लाइंस हैं, ताकि हमारे पास जो डायग्राम है वो थोड़ी वाजे हो जाए कि हम क्या कर रहे थे। सो अगर मैं इन लाइंस को रिमूव कर दूं तो हमारे पास ये वाली डायग्राम अब थोड़ी वाजे हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। बट आई विल हाईली रेकमेंड कि आप इस तरह के और भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स करें।